नमस्कार और इस खास बोर्डरूम ब्रीफिंग में स्वागत है। आज एक स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल कंसल्टेंट के नजरिए से भारतीय रिजर्व बैंक के उस नए और काफी जटिल मास्टर डायरेक्शन को डिकोड किया जाएगा जिसे हम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस या संक्षेप में ईसीएल कहते हैं। ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, बल्कि एक ऐसा भारी बदलाव है जो हमारे पूरे बैंकिंग सेक्टर की नींव को हिलाकर उसके काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदलने वाला है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज के इस विस्तृत विश्लेषण का एजेंडा बिल्कुल साफ है। हम 2027 के इस ऐतिहासिक ट्रांजिशन को 6 अहम हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत होगी ईसीएल की ओर हो रहे इस शिफ्ट से, फिर समझेंगे 3 स्टेज एसेट क्लासिफिकेशन, कैपिटल और प्रॉफिटेबिलिटी पर इसका असर, 4 साल का ट्रांजिशन पाथ, इससे कैसे हमारा राष्ट्रीय वित्तीय लचीलापन मजबूत होगा, और अंत में सबसे जरूरी बात 2027 के लिए कंप्लायंस चेकलिस्ट। तो चलिए सीधे पहले पॉइंट पर आते हैं। लोन अकाउंटिंग में ये रिएक्शन से प्रेडिक्शन की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। रिस्क मैनेजमेंट के इस पूरे सिस्टम में आखिर इतने भारी बदलाव की जरूरत ही क्यों पड़ी? आइए इस जड़ को समझते हैं। इसे इस तरह समझिए, अभी तक बैंक इनकर्ड लॉस मॉडल पर काम करते आए हैं। मतलब जब बाढ़ का पानी घर में घुस जाए और छत टपकने लगे, तब मरम्मत के बारे में सोचना। इसे हम सिर्फ डैमेज कंट्रोल कह सकते हैं, राइट? लेकिन ये नया ईसीएल मॉडल एकदम मौसम के पूर्वानुमान की तरह है। जैसे ही आसमान में काले बादल दिखें, नुकसान होने का इंतजार नहीं करना है, बल्कि पहले से भविष्यवाणी करके नई छत के लिए प्रोविजनिंग शुरू कर देनी है। बिल्कुल फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि ये नए और काफी सख्त नियम आखिर किन पर लागू होंगे। तो स्थिति एकदम स्पष्ट है। सभी कमर्शियल बैंक्स और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसके सीधे दायरे में आते हैं। हाँ, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक और लोकल एरिया बैंक को फिलहाल इस रेगुलेटरी निर्देश से बाहर रखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे और सबसे टेक्निकल हिस्से की तरफ, जो है 3 स्तरीय एसेट वर्गीकरण। ये वो नया कोर ऑपरेशनल फ्रेमवर्क है जिसे अपनाकर बैंकों को अपने एसेट्स यानी अपने लोन्स को कैटेगराइज करना होगा। इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। स्टेज 1 या परफॉर्मिंग स्टेज। मान लीजिए किसी सॉलिड कॉर्पोरेट क्लाइंट को एक बेहतरीन टेक लोन दिया गया है और सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन अचानक से मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से उस सेक्टर में रिस्क बढ़ जाता है। अब भले ही उस क्लाइंट ने एक भी पेमेंट मिस न की हो, फिर भी बैंक को तुरंत अलर्ट होना होगा और अगले 12 महीनों के संभावित नुकसान यानी ईसीएल की कैलकुलेशन करके प्रोविजनिंग करनी होगी। अब यहां मामला थोड़ा और सीरियस हो जाता है। स्टेज 2 यानी सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क। अगर उसी टेक कंपनी ने सिर्फ 30 दिनों के लिए भी अपनी ईएमआई मिस कर दी, तो एक बहुत बड़ा बदलाव ट्रिगर होता है। बैंक को अब सिर्फ अगले 12 महीने नहीं, बल्कि उस लोन के पूरे लाइफ टाइम यानी जब तक वो लोन खत्म नहीं होता, तब तक के संभावित नुकसान की गणना करनी होगी। बस एक छोटी सी देरी और लाइफ टाइम की प्रोविजनिंग, ये एक बहुत बड़ा जंप है। और अंत में आती है स्टेज 3, क्रेडिट इम्पेयर्ड। अगर वो लोन 90 दिनों तक पेमेंट नहीं ला पाता है तो वो इस आखिरी स्टेज में गिर जाता है। इसका मतलब है सबसे गंभीर प्रोविजनिंग जो सीधे बैंक की बैलेंस शीट को बुरी तरह नीचे खींचेगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि पुराने मॉडल में बैंक अक्सर यहीं से प्रोविजनिंग शुरू करते थे, लेकिन इस नए फ्रेमवर्क में ये एकदम आखिरी स्टेज है। तो इन तीनों स्टेजेस को समझने के बाद अब रुख करते हैं उस मुद्दे की तरफ जिसकी चिंता हर बैंक एग्जीक्यूटिव को सबसे ज्यादा होती है, कैपिटल और प्रॉफिटेबिलिटी पर इस फ्रंट लोडेड प्रोविजनिंग का सीधा वित्तीय असर क्या होगा। क्रिसिल रेटिंग्स का डेटा इस पर बहुत साफ तस्वीर पेश करता है। उनका अनुमान है कि इस नए मॉडल में शिफ्ट होने से घरेलू बैंकों के कॉमन इक्विटी टियर 1 यानी CET1 कैपिटल रेशियो पर एकमुश्त 120 बेसिस पॉइंट्स तक का नेट हिट लग सकता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एडिक्वेसी बफर्स को लेकर चिंतित किसी भी बोर्ड मेंबर के लिए यह वाकई एक बहुत बड़ा झटका है। और यही वो जगह है जहां सारा खेल बदल रहा है। इस फॉरवर्ड लुकिंग मॉडल की वजह से तिमाही मुनाफे की रिपोर्टिंग पूरी तरह से बदल जाएगी। चूंकि शुरुआत में ही बहुत ज्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, तो शॉर्ट टर्म में जो पेपर प्रॉफिट्स दिखा करते थे वो एकदम से गायब हो जाएंगे, मुनाफा कम दिखेगा और इसका बिल्कुल सीधा असर भविष्य में शेयर धारकों को दिए जाने वाले डिविडेंड पर पड़ेगा, जो कुछ समय के लिए दब से जाएंगे। जरा स्टेज 2 प्रोविजनिंग के आंकड़ों को देखिए। ये 0.4% के मामूली स्तर से उछलकर सीधे 5% के आसपास पहुंचने वाला है।
तो इस कैपिटल शॉक को देखते हुए सवाल उठता है कि क्या बैंक एक ही झटके में टूट जाएंगे? बिल्कुल नहीं। रिजर्व बैंक ने पूरे बैंकिंग सेक्टर को अस्थिर होने से बचाने के लिए एक बहुत ही जरूरी रेगुलेटरी रिलीफ बफर तैयार किया है। आइए इस 4 साल के ट्रांजिशन पाथ को समझते हैं। इसे एक ग्लाइड पाथ की तरह डिजाइन किया गया है। 1 अप्रैल 2027 से ये ट्रांजिशन शुरू होगा और मार्च 2031 तक चलेगा। ये समय इसलिए दिया गया है ताकि संस्थाएं अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स का इस्तेमाल करके इस भारी प्रोविजनिंग शॉक को रातों रात नहीं बल्कि धीरे धीरे संभल कर एब्जॉर्ब कर सकें। अगर इस टेबल पर गौर किया जाए तो साफ देखा जा सकता है कि हर साल CET1 कैपिटल में वापस जोड़े जा सकने वाले हिस्से को धीरे धीरे कम किया जा रहा है। पहले साल 4-5, फिर 3-5 और ऐसे ही कम होते होते अंत में 0। ऐसा करके रेगुलेटर्स एक बहुत ही मेथोडॉडिकल और सुनियोजित तरीके से बैंकों को अपने कैपिटल एडिक्वेसी बफर्स को फिर से मजबूत करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अब आते हैं लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक दृष्टिकोण पर। शॉर्ट टर्म के ये आंकड़े बेशक दर्दनाक लगें और शायद नींद भी उड़ा दें, लेकिन थोड़ा जूम आउट करके उस मैक्रो इकोनॉमिक स्थिरता को देखना होगा जो इस पूरी कवायद से पैदा होने वाली है। एक बार ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स लागू हो गए तो अचानक आने वाले झटके और छिपे हुए डिफॉल्ट्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। ये नया फ्रेमवर्क हमारे राष्ट्रीय वित्तीय लचीलेपन को, हमारी इकोनॉमी की रीढ़ को मौलिक रूप से मजबूत करेगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात, ग्लोबल निवेशकों की नज़रों में बैंकिंग स्टॉक्स कहीं अधिक पारदर्शी और स्थिर हो जाएंगे। मतलब लॉन्ग टर्म में ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। तो रणनीतिक तस्वीर अब शीशे की तरह साफ है, लेकिन समय तेजी से भाग रहा है और बोर्डरूम का फोकस अब सीधे जमीनी स्तर की ऑपरेशनल हकीकत पर आना चाहिए। 2027 के लिए संस्थागत तैयारी के ठोस कदम आखिर क्या होने चाहिए? ये स्टेप बाय स्टेप चेकलिस्ट हर बैंक एग्जीक्यूटिव के लिए नॉन नेगोशिएबल है। सबसे पहले बेहद बारीक डेटा के लिए अपने एग्रीगेशन सिस्टम्स को आज ही अपग्रेड करना होगा। दूसरा, एक मजबूत 3 टियर मॉडल रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क बनाना। तीसरा काम, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट और लॉस गिवन डिफॉल्ट यानी कि PD और LGD पैरामीटर्स का सटीक आकलन करना। और अंत में प्रूडेंशियल फ्लोर्स के लिए विशेष लोन प्रोडक्ट कैटेगरीज को अलग करना। 2027 की डेडलाइन से पहले बैंकों के इंटरनल IT सिस्टम्स और डेटा मॉडल्स इस स्तर पर तैयार होने ही चाहिए। इस पूरी स्थिति को क्रिसिल रेटिंग्स की वाणी ओजस्वी बहुत सटीक शब्दों में बयां करती हैं। उनका कहना है कि इस झटके को कम करने के लिए बैंकों को अपने नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स और ऑपरेटिंग खर्चों पर तुरंत फोकस करना होगा। सच कहें तो वित्तीय संस्थानों के पास अपने खर्चों को ऑप्टिमाइज करने के लिए समय बहुत ही कम बचा है। अगर क्रेडिट कॉस्ट की स्ट्रक्चरल बढ़ोतरी में सर्वाइव करना है तो बेल्ट कसने का वक्त आ गया है। तो इस पूरी बोर्डरूम ब्रीफिंग को समेटते हुए एक बहुत ही सीधा और चुभने वाला सवाल विचार के लिए छोड़ना चाहूंगा। क्या किसी भी बैंक का डेटा इकोसिस्टम और मॉडल रिस्क फ्रेमवर्क 2027 में आने वाले इस एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस के तूफान का सामना करने के लिए सच में तैयार है? क्या हम वित्तीय मौसम का सही पूर्वानुमान लगाने में सक्षम हैं, या फिर तूफान आने के बाद अंधेरे में सिर्फ डैमेज कंट्रोल ही करते रह जाएंगे? सोचने का समय खत्म हो रहा है। एक्शन लेने का वक्त बस आ ही चुका है।